मैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसको हल्का से रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, एल बाई डी रेशियोज पढ़े थे हमने, ठीक है ना। एल बाई डी रेशियोज पढ़े थे। तो एल बाई डी रेशियोज में आपका कैंटिलीवर के लिए 7 था, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 था। एल बाई डी रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, दोनों इफेक्टिव होगा, ठीक है। और 26 था कैंटिलीवर के लिए, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें मॉडिफिकेशन फैक्टर्स थे K1, K2 और K3। K1 कब लगता था, जब आपका स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर था। और K1 था कितना, K1 इज इक्वल टू 10 अपॉन स्पैन, ठीक है, मीटर्स में, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन की बात हो रही है यहाँ भी, ठीक है। फिर K2 क्या था, K2 था आपका 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये था आपका एफ एस सी, है ना। एफ एस सी और परसेंटेज स्टील, टेंशन स्टील, परसेंटेज टेंशन स्टील, इन दोनों के हिसाब से K2 आता था हमारा ग्राफ से, ठीक है। और K3 क्या आता था हमारा, परसेंटेज कंप्रेशन स्टील, ठीक है। परसेंटेज कंप्रेशन स्टील, परसेंटेज निकालना तो अभी तक आ गया होगा ना, ए एस टी अपॉन बी डी, ए एस सी अपॉन बी डी, ठीक है। कंप्रेशन स्टील क्या होता है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो डबली रीइंफोर्स पढ़ेंगे ना, जहाँ पे हम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में लगाएंगे, तब समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए, तो तो ये था हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का, है ना। कंप्रेशन ये हमारा था टेंशन स्टील का, टेंशन रीइंफोर्समेंट का, सॉरी, ठीक है। तो उसमें हम ये निकालते थे 0.58 इंटू एफ वाई इंटू ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड, ठीक है। एफ एस सी क्या होता था हमारा, स्ट्रेस इन स्टील एट सर्विस लोड, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है कि सर्विस लोड में होता है एफ एस सी, वैसे आपको निकालने में कोई टेंशन नहीं लेनी है उसकी, वो आपको नॉर्मल जॉब पे फॉर्मूला है उससे निकलेगा, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज टेंशन स्टील यहाँ से निकलता था, ठीक है। पीटी परसेंटेज क्या होता था हमारा, ए एस टी टेंशन स्टील का एरिया अपॉन बी इंटू डी, बी विड्थ है और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो एक ये इसकी वैल्यू आती थी और एक एफएससी की वैल्यू आती थी, इन दोनों के हिसाब से हम मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालते थे, ठीक है, K2, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट था, ठीक है। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो सब समझेंगे बाद में। बाकी परसेंटेज तो वैसे ही निकालते हैं जैसे हम एएसटी का निकालते थे, वैसे ही परसेंटेज इसका भी निकालते हैं, ठीक है, परसेंटेज कंप्रेशन स्टील, ठीक है। समझेंगे हम उसको बाद में, कंप्रेशन स्टील कैसे निकालते हैं, बाकी परसेंटेज निकालना सबको ही आता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने क्या बात की थी, मिनिमम मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये जो दो ये जो दो कोडल प्रोविजंस है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब आप रीइंफोर्समेंट निकालेंगे, तब बोलेंगे आप जब एएसटी निकालेंगे, तो पिछले जब हमने एनालिसिस किया था सिंगली रीइंफोर्समेंट का, तो उसमें तो हमने बस एएसटी निकाल के छोड़ दिया था। तो वैसे ही हमें यहाँ भी एएसटी उसी तरीके से निकालना है, ठीक है। पर इसमें एडिशनल हमें ये दो प्रोविजन सेटिस्फाई करने होंगे, ठीक है। मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या है, एएसटी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 0.85, ठीक है, 0.85, ठीक है, 0.87 नहीं, 0.85 अपॉन एफ वाई। बीडी को इधर भेज दोगे, ठीक है। बीडी को अगर इधर भेज दिया, ए एस टी मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा ये, ए एस टी मिनिमम, मतलब एरिया ऑफ स्टील इतना तो होना चाहिए। तो जब आप एनालिसिस करके निकालोगे एरिया ऑफ स्टील, तो उससे जो एरिया ऑफ स्टील आएगा, उसका वैल्यू ए एस टी मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज्यादा नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे कि आप ए एस टी मिनिमम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें, ठीक है। समझ लीजिए आपका 100 mm² आ गया ए एस टी एनालिसिस करने के बाद, और मिनिमम स्टील रीइंफोर्समेंट है 115, आपको इससे आया 115, तो आप 115 प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 115 प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है आपका मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट का क्लॉज, इसमें क्या है, 0.04 इंटू विड्थ इंटू ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना, अभी तक हम हर चीज एनालिसिस में भी इफेक्टिव डेप्थ यूज करते थे, ठीक है, पर मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट के लिए हम ओवरऑल डेप्थ यूज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ का ज्यादा यूज नहीं है कहीं भी, बट इस वाले क्लॉज में मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट के लिए हम ओवरऑल डेप्थ यूज करते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल है, इसका ध्यान रखना, ठीक है, ओवरऑल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये वाला प्रोविजन भी चेक करना है और ये वाला प्रोविजन भी चेक करना है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ज्यादा वरी मत कीजिए, आगे जाकर हम क्वेश्चन करेंगे तो हम दोनों क्लॉज को चेक करेंगे उसमें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चेक करने हैं क्लॉज को, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। रिवीजन हमारा लास्ट क्लास का, लास्ट 2 टॉपिक का रिवीजन करा दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने रिवीजन कराई दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो क्लास 19 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने लोग हो गए हैं? 28 हो गए हैं, ठीक है। चलो कम ही है बच्चे आज तो, फिर भी स्टार्ट तो करते हैं, ठीक है। जो पढ़ने आए पढ़ेंगे, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 0.04 राजीव यादव मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट था। जैसे आपने अगर एएसटी निकाल दिया, आपने एएसटी निकाल दिया एनालिसिस से, तो आपको दो चीजें चेक करनी है कि वो एएसटी मिनिमम से बड़ा हो, ठीक है। एएसटी मिनिमम तो मैंने बता दिया क्या होता है, 0.85 अपॉन एफ वाई इंटू बी डी, ठीक है। इसमें ये इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। और एक होता है आपका एएसटी मैक्स, इससे ज्यादा आपका एरिया ऑफ स्टील नहीं होना चाहिए। तो वो कितना होगा, 0.04 बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। ओवरऑल डेप्थ है ये, ठीक है। ये ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है। आपको अगर याद होगा, एक और एएसटी का चेक होता था हमारा, एएसटी लिमिटिंग, कि वो एएसटी लिमिटिंग से ज्यादा तो नहीं है। एएसटी लिमिटिंग कब होता था, जब एक्स क्यू इज इक्वल टू हमारा एक्स क्यू लिमिटिंग होता था, ठीक है। तो इन केस अगर एएसटी लिमिटिंग आपका एएसटी मैक्स से छोटा है, ठीक है, तो एएसटी लिमिटिंग हो जाएगा हमारा डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। फिर हमें एएसटी मैक्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये तीनों चेक्स करने हैं, ठीक है। एक तो एएसटी मिनिमम का, एक एएसटी मैक्स का, और एक एएसटी लिमिटिंग का, ठीक है। तो एएसटी लिमिटिंग और एएसटी मैक्स, इन दोनों में से आपको कौन सा वैल्यू यूज करना है, आपको मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील को लिमिट करने के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इन दोनों में से कम होगा, वही डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 0.04 यही था राजीव कुमार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब दूसरे क्लास में आ गए हैं। अपना आईएस कोड का पेज नंबर 46 खोल के रखना है आज, ठीक है। हम लोग यहीं से बात करेंगे आज, ठीक है। उस दिन पेज नंबर 46 तक पहुंच गए थे हम लोग, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट की कुछ क्लॉजेस है, जैसे रीइंफोर्समेंट के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ के रखना पहले ही। देखो जैसे ये आपका बीम है, ठीक है, और आपने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं ये, ठीक है। जैसे ये प्रोवाइड कर दिए, और अगर 3 ही आए यहाँ पर, तो आप एक और लेयर प्रोवाइड, जैसे 6 बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो 6 बार एक ही लेयर प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। ये आपकी हो गई वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है, ठीक है। और ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है। ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो जो कि आप अभी पूरा डिजाइनिंग ही कर रहे हैं, तो आपको एएसटी के बाद ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है आपके, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा स्टेप्स है जो आपको करने पड़ते हैं, स्पेसिंग का और एल बाई डी रेशियो जो मैंने पिछले का में समझाया था, और एएसटी मिनिमम एएसटी मैक्सिमम, ये कुछ चेक्स है, एडिशनल चेक्स है जो वो करने पड़ेंगे, तभी आपका डिजाइनिंग कंप्लीट होगा, समझ रहे हैं। तो पहले हमने बस एनालिसिस पढ़ा, सिंगली रीइंफोर्समेंट का सिर्फ हमने एनालिसिस पढ़ा था। अब हम पूरा का पूरा चेक भी करेंगे, उसको पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, वर्टिकल स्पेसिंग ये है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ये है आपकी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एक नया क्लॉज है, साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट आपका पेज नंबर 47 में है, ठीक है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट कब देते हैं हम, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे आपका मैंने बताया था कि ये आपका बीम है, ठीक है। ये आपका बीम है। अगर बीम का डेप्थ, ठीक है, अगर बीम का डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 750 mm या उससे ज्यादा है, ठीक है, 750 mm या उससे ज्यादा है, तो सिर्फ इस रीइंफोर्समेंट से काम नहीं बनता हमारा, ठीक है। ये रीइंफोर्समेंट तो आप निकालते हो एनालिसिस करके, ठीक है। ये कौन सा रीइंफोर्समेंट है हमारा, एएसटी, ठीक है, टेंशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और ऊपर तो एएसटी देते हो, वो अलग बात है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या देते हो, उसके बाद आप स्टेरस भी देते हो। हमने पिछले क्लास अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था स्टेरप्स क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं स्टेरप्स, शियर रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो ये अलग होता है स्टेरप्स, ठीक है। तो ये एक देते हो आप स्टेरप्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टेरप्स का डिजाइनिंग पढ़ा था हमने, ठीक है। स्टेरप्स पढ़ा है हमने, एएसटी पढ़ा है हमने, ठीक है। अब इन एडिशन ये बोल रहा है कि अगर आपका ओवरऑल डेप्थ जो बीम का है वो 750 mm से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको साइड फेस रीइंफोर्समेंट भी देना है। साइड फेस रीइंफोर्समेंट कैसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं, देखो ये आ गया आपके साइड फेस रीइंफोर्समेंट, ठीक है।
सिर्फ के अंदर ही होंगे, सिर्फ के बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी रीइंफोर्समेंट है वो सिर्फ के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए साइड फेस रीइंफोर्समेंट, क्या बोलते हैं इसको, साइड फेस रीइंफोर्समेंट। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसको भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसके लिए बस कोड ने बोल दिया है कि इट शुड बी 0.1% ऑफ द वेब एरिया, ठीक है, 0.1% ऑफ द वेब एरिया। वेब एरिया मतलब क्या, यही बीम का एरिया, ठीक है। 0.1% ऑफ बी इंटू डी, ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ 0.1% ऑफ बी डी, ठीक है। तो 0.1% ऑफ बी डी आप निकालेंगे, ठीक है। आपको डेप्थ पता होगा, डेप्थ पता होगा आपको, बी भी वेट भी पता होगी, उसका एरिया निकालेंगे, उसका 0.1%, ठीक है, वो आपका साइड फेस रीइंफोर्समेंट होगा, ठीक है। आपने 0.1% निकाला, समझ लीजिए 0.1% से आपकी रिक्वायरमेंट आ गई 4 बार की, 4 बार की, तो 2 बार आप यहाँ लगाएंगे और 2 बार आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। तो 0.1% निकाल के उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों साइड में, वर्टिकल साइड में, ठीक है, दोनों वर्टिकल साइड में आपको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो 0.1% है साइड फेस रीइंफोर्समेंट और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हर साइड में कितना आएगा, 0.05% आएगा ना हर साइड में, है कि नहीं, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको ड्राइंग समझा दिया है इसको, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, जो आपके कोड में लिखा है वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द वेब इन अ बीम, वेब मतलब वही आपका जो डेप्थ, जो हम बीम का डेप्थ निकालते हैं वही, ठीक है, एक्सीड 750 mm, 750 mm से जब एक्सीड कर जाता है तो उसको डीप बीम बोलते हैं, ठीक है। डीप बीम क्या बोलते हैं, डीप बीम बोलते हैं इसको जब आपका जो डेप्थ है वेब का या बीम का डेप्थ जो है वो 750 mm से एक्सीड हो जाता है, ठीक है। सो साइड फेस रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस, ठीक है। कौन से फेसेस मैंने बता दिए, वर्टिकल फेसेस, ठीक है, टू वर्टिकल फेसेस, दोनों वर्टिकल फेसेस में हमें साइड फेस रीइंफोर्समेंट देना होता है, ठीक है। कितना देना होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। The total area of such reinforcement shall not be less than 0.1% of the web area, ठीक है, 0.1% of web area, वेब एरिया मतलब क्या, बी इंटू डी, ठीक है, 0.1% ऑफ दी वेब एरिया, ठीक है, विच शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ द फेसेस, ठीक है। मैंने बताया था 0.1% टोटल होना चाहिए, तो एक फेस में कितना आएगा, 0.05%, 0.1% डिवाइड बाई 2, 0.05 ही आएगा ना, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें दोनों फेसेस में, ठीक है। चलिए, द स्पेसिंग ऑफ साइड फेस reinforcement शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, क्या मतलब इसका, देखिए जैसे कि आपका बीम था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कई साइड पे रीइंफोर्समेंट दिया था, ठीक है, समझ लीजिए सिर्फ है इसके साइड में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग, ठीक है, ये जो स्पेसिंग है शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, ठीक है। और वेब थिकनेस मतलब ये है वेब थिकनेस, ठीक है, जो ब्रेड्थ होती है उसी को वेब थिकनेस बोल रही है, ठीक है। और दी और बी विच एवर इज लेस, ठीक है। तो 300 mm और विड्थ, इससे जो भी कम वैल्यू है वो आपकी स्पेसिंग की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। किसकी स्पेसिंग की, साइड फेस रीइंफोर्समेंट के जो बार्स है उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो 300 mm या फिर विड्थ ऑफ द बीम, इन दोनों में से जो भी कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ लीजिए आपकी विड्थ है 250 mm, ठीक है, तो 250 mm कम है ना 300 से, तो 250 mm की डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगी इनके स्पेसिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिंग नॉट ग्रेटर देन 250 mm हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको, इस स्लाइड को देखिए और बताइए मुझे कोई अगर, हाँ तो बताइए, कोई अगर डाउट हो तो बता देना मेरे को, ठीक है। हाँ चेतन वर्मा, आपने रेज हैंड किया है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए चैट पे बताइए अपना डाउट, बताइए चेतन वर्मा, कोई डाउट है आपको तो आगे बढ़ जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। आपने कोई डाउट नहीं पूछा तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, हाँ, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। साइट पर इन्फो में समझ गए, ये सारे बेसिकली क्लॉजेज हैं, ठीक है। आपको
तो अब एनालिसिस करके एएसटी निकालेंगे, तो सबको ही आता है अब तो एएसटी निकालना, ठीक है, असाइनमेंट में सबने सही सही किया था वो क्वेश्चन, ठीक है। एएसटी निकालने के बाद आपको ये एडिशनल चेक्स होते हैं कुछ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इन दोनों क्लास में, ठीक है ना। जब हम पूरा एक क्वेश्चन करेंगे ना, बड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चेक्स कहाँ पे लगते हैं, क्यों लगते हैं, कब कब लगाना होता है इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट, ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट कुछ नहीं है आपका, ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट मतलब शेयर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, शेयर रीइंफोर्समेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा आपका ये बीम होता है, ठीक है, तो बीम को आप 3D में देखेंगे, तो ये इस, इसको एनालाइज करते हैं हम, है ना। तो तो जो आपका एएसटी होता है वो तो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, शेयर रीइंफोर्समेंट जो लगाते हैं हम ऐसे करके, है ना। तो इसी शेयर रीइंफोर्समेंट को ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट बोल रहा है, ठीक है, इसी को ये ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसफर रीइंफोर्समेंट हम किससे लगाते थे, शेयर के लिए, किस लिए, शेयर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शेयर इन्फोर्समेंट इन बीम शैल बी टेकन अराउंड द आउटर मोस्ट टेंशन एंड द कंप्रेशन बार्स, मैंने बताया था आपको, है ना। जब भी हम ड्राइंग करते हैं, जब भी हम ड्राइंग करते हैं, हम आउटर मोस्ट बार्स जो होते हैं उसी से ले जाते हैं सबको, है ना। जो आउटर मोस्ट बार्स होते हैं, जैसे आउटर मोस्ट कंप्रेशन बार ये हो गया, आउटर मोस्ट टेंशन बार ये हो गया, तो आपका जो शेयर इन्फोर्समेंट होगा वो आउटर मोस्ट कंप्रेशन बार और आउटर मोस्ट टेंशन बार उसको घेरता हुआ जाएगा बाहर से, ठीक है ना, ठीक है। So the shear reinforcement in beam shall be taken around the outermost tension and the compression bar, ठीक है। डिजाइन ऑफ शेयर reinforcement as thereof has already been discussed, है ना, डिस्कस किया हुआ है हमने पिछले पिछले क्लासेस में, ठीक है। बाकी चिंता मत कीजिए, इस चैप्टर में आपके पिछले के 2 चैप्टर जो भी थे शेयर reinforcement के एरिया ऑफ स्टील निकालने के, सब कुछ डिटेल में डिस्कस होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी को पिछले क्लासों में कुछ समझ में नहीं आया शेयर डिजाइन में या फिर एरिया ऑफ स्टील के डिजाइन में, सब समझ में आ जाएगा इस वाले चैप्टर में, ठीक है ना। ये चैप्टर आपका समझ लीजिए पूरा का एक समरी टाइप का है, ठीक है। चलिए अब स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे अब, ठीक है। स्पेसिंग में मैंने बता दिया था वर्टिकल स्पेसिंग क्या है और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल मेन बार्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पता ही है आपको, है ना। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे ड्रॉ करके रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जब आप ये क्लॉज पढ़ रहे होंगे मेरे साथ अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमने बात करी, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेसिंग है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, और ये वाली क्या है, वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। तो ठीक है, पहले हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए या किससे कम होना चाहिए या किससे ज्यादा होना चाहिए वो पता लगेगा अभी आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग का जो हम यहाँ पे मिनिमम क्लॉज दे रहे हैं ना, ये इसलिए है कि स्टील का ज्यादा भीड़ ना हो जाए वहां पे, क्योंकि आप पहले रीइंफोर्समेंट लगाते हैं, उसके बाद कंक्रीट को पोर करते हैं, है ना। तो कंक्रीट अच्छे से पोर हो जाए और वो अच्छे से फैल जाए पूरे बीम में या स्लैब में, तो उसके लिए उसको स्पेस चाहिए। तो उस स्पेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईएस कोड ने ये सारे क्लॉज लगाए हैं, ठीक है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात करते हैं, शैल नॉट बी लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम 3 वैल्यूज देखेंगे, उन 3 वैल्यूज में से जो ग्रेटेस्ट होगा उससे कम नहीं होना चाहिए उसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है। चलिए पहला है डायमीटर ऑफ द बार्स, ठीक है, समझ लीजिए आपका आपने 6 बार लगाए हैं 16 mm के, तो 16 mm से कम तो उसकी स्पेसिंग होनी ही नहीं चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ द लार्जर बार, इफ डायमीटर अनइक्वल, समझ लीजिए आपका कुछ एरिया ऑफ स्टील आया है, आपने 3 20 mm के बार लगाए हैं और 3 16 mm के बार लगाए हैं, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो 20 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डायमीटर ऑफ द लार्जर बार if the diameters are unequal, ठीक है। उसके बाद है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। आपको पता ही है कंक्रीट किससे कॉम्बिनेशन होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर। तो कोर्स एग्रीगेट ऑब्वियसली आपका फाइन एग्रीगेट से बड़ा होता है, तो कोर्स एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोर्स एग्रीगेट, उस साइज से ज्यादा होना चाहिए हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है, ताकि जो आपके स्टील के बीच में जो स्पेसिंग है उसमें उसमें कोई कोर्स एग्रीगेट अटक ना जाए बेकार में, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज में से, इन तीनों वैल्यूज में से जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा
उससे कम नहीं होना चाहिए आपका हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना। समझ गए, समझ गए ना ये वाला क्लॉज। अरे यार, चलो चलो कोई नहीं, मैंने मिटा दिया उसको, ठीक है। अब व्हेन द बार्स आर इन रोज, रोज मतलब वर्टिकल रोज, ठीक है, फिर बना देता हूँ मैं, मैंने गलती से मिटा दिया था उसको, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात तो कर ली हमने, अब हम बात करेंगे वर्टिकल स्पेसिंग की, ठीक है। चलिए, ठीक है। 15 mm, इसमें भी सेम चीज है। एट द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बार शैल बी ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वही सेम चीज तो ऊपर बोली है कि जो मिनिमम स्पेसिंग है वो इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या वैल्यू है, 15 mm। दूसरा क्या है, 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज, यहाँ पर है 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक, कंफ्यूज मत होना। और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार मतलब आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के बार लगाए हैं आपने, तो उनमें से जो मैक्सिमम साइज होगा उससे कम आपका वर्टिकल स्पेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपका इसी की तरह है, ये वाला क्लॉज तो इसी की तरह है। ये और ये आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ठीक है। 15 mm, 2/3 ऑफ द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट और मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे बड़ा होना चाहिए वर्टिकल स्पेसिंग की वैल्यू, ठीक है। सबको समझ में आया इसको। सब लोग देखो ये दोनों क्लॉज पढ़ो, ये दोनों क्लॉज पढ़ो अभी। अब मुझे बताओ अगर कोई डाउट है चैट पे। ने कोई क्वेश्चन पूछा है कि जब हम स्मॉल डी निकालना है तो एंकरेज वाले क्वेश्चन में उसमें क्लियर कवर को कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्लियर कवर का क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, देखिए, अभी हम नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें हम नॉमिनल कवर की बात करेंगे, ठीक है। नॉमिनल कवर मतलब क्लियर कवर होता है, तो उससे आपको पता लगेगा कि आपको क्लियर कवर कितना लेना है, ठीक है। वैसे देखिए, एक थंबनेल बताता हूँ आपको, स्लैब के लिए जो क्लियर कवर होता है 15 mm होता है, ठीक है। बीम के लिए क्लियर कवर होता है 25 mm, ठीक है। कॉलम के लिए होता है 40 mm और फाउंडेशन के लिए होता है 50 mm, ठीक है। तो अभी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम बीम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अभी चाहिए कि क्लियर कवर की वैल्यू हम कितनी ले, ठीक है। तो क्लियर कवर तो आपका हो गया 25 mm, 25 mm याद रखना आप बीम के लिए, ठीक है। 25 mm क्लियर कवर हो गया, ठीक है। पर ठीक है, तो अब हम अगर समझ लीजिए कि एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा एक क्लियर स्लाइड लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, आपको बताता हूँ। इसमें जैसे आपका ये बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ये सपोर्ट है, ठीक है, और ये सपोर्ट है, ठीक है। अब आपको आपका रीइंफोर्समेंट यहाँ पर यहाँ तक आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। अब आपको उसको इतना ले जाना है कि जो आपका विड्थ है उसके आगे आपको एल नॉट डिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। यही होता था, एल डी इज लेस देन इक्वल टू एम यू बाई वी प्लस एल नॉट, है ना। तो हमें एल नॉट की वैल्यू सेटिस्फाई करनी होती थी, ठीक है। तो अब यहाँ से जो एक्सटेंड करेंगे आप रीइंफोर्समेंट को, वो ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि एल नॉट हमें मिल जाए, ठीक है। तो आप अभी ये बोल रहे हैं कि हमें एल नॉट की वैल्यू कैसे सेटिस्फाई करेंगे डेवलपमेंट लेंथ में। तो यहाँ पर कितना स्पेस है हमारे पास रीइंफोर्समेंट के लिए, वो कैसे निकलेगा हमारा, समझ लीजिए ये विड्थ ऑफ जो सपोर्ट है वो डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू बाई 2, ये वाला डिस्टेंस कितना है, डब्ल्यू बाई 2 है, ठीक है। बट इससे हमें क्लियर कवर माइनस करना पड़ेगा, क्लियर कवर मेंटेन करना है, तो माइनस क्लियर कवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लियर कवर होगा हमारा, यहाँ पर जो क्लियर कवर होगा 25 mm होगा, क्यों, क्योंकि हम बीम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 25 mm जब माइनस कर देंगे आप डब्ल्यू बाई 2 से, तो उसके बाद आपकी जो एल नॉट वैल्यू आएगी, अगर एल नॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बाई 2 माइनस क्लियर कवर, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बेंड करना पड़ेगा बीम बार को, ठीक है। बार को बेंड करना पड़ेगा ताकि आपका एल नॉट का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, ठीक है। हाँ, दोनों साइड से होगा, दोनों साइड से मतलब आप, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, हाँ, ये दोनों साइड की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, दोनों साइड में होगा। पर हम चेक एक ही सपोर्ट पे करते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट पे चेक कर लिया तो दूसरे सपोर्ट पे भी सेम चीज हो जाएगी, समझ गए ना।
समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर ली, किस चीज की बात कर ली? एक तो साइड पेज रीइंफोर्समेंट की बात कर ली, और उसके बाद हम किस चीज की बात कर ली हमने? स्पेसिंग। कौन से डायरेक्शन में? एक हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग और एक वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे नॉमिनल कवर की। अब नॉमिनल कवर क्या होता है? नॉमिनल कवर इज नथिंग बट ये भी ये क्लियर कवर ही होता है, ठीक है। क्लियर कवर का दूसरा दूसरा डेफिनेशन है नॉमिनल कवर, ठीक है। दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है। अब नॉमिनल कवर क्या होता है समझते हैं, ठीक है। समझ लीजिए ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है। आपने इसमें रीइंफोर्समेंट दिया, ये दिया एएसटी, ठीक है। ये दिया आपने एएसटी, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द आपने दिया शियर रीइंफोर्समेंट, वो देना ही पड़ेगा, शियर रीइंफोर्समेंट देना ही पड़ता है, ठीक है। ये आपने दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है बट ध्यान रखना है टेढ़ा नहीं होता, ठीक है। अब ये आपने शियर रीइंफोर्समेंट दिया, ठीक है। तो ये जो कवर होता है ना, ये वाली चीज जो आपकी आखिरी स्टील से बॉटम तक या आखिरी स्टील से टॉप तक जो आपका होता है, ये होता है आपका क्लियर कवर, ठीक है। ये होता है आपका क्लियर कवर, समझ गए? ये होता है आपका क्लियर कवर, ठीक है। जो आपका आखिरी स्टील है जस्ट बॉटम से या किसी भी कंक्रीट के साइड से नियरेस्ट जो स्टील होता है, नियरेस्ट स्टील कौन सा होगा? शियर इन्फोर्समेंट ही होगा नियरेस्ट, तो किसी भी साइड से, क्योंकि शियर इन्फोर्समेंट सबसे बाहर होता है ना। तो जो शियर इन्फोर्समेंट का आउटर फेस से लेकर बीम के किसी भी साइड तक का जो डिस्टेंस है, वो है आपका क्लियर कवर, समझ गए? आप बोलेंगे सर अभी तक हम इफेक्टिव कवर पढ़ते थे, वो क्या है फिर? इफेक्टिव कवर क्या होता है? आपका जो एरिया ऑफ स्टील है इसके मिड तक, ठीक है। ये मिड मैंने कर दिया, इसके मिड तक जो डिस्टेंस है किसी भी साइड से, वो होता है आपका इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो आप क्लियर कवर तो देखो कोड में गिवन ही है ना। तो इफेक्टिव कवर से कैसे पहुंचे? इफेक्टिव कवर कैसे पहुंचोगे आप? इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ स्टिरप्स, है ना। स्टिरप्स का डायमीटर पूरा का पूरा प्लस करेंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ के आउटर फेस से लेकर बीम के फेस तक गए हो, वो है क्लियर कवर। तो अगर आपको एरिया ऑफ स्टील के मिड तक पहुंचना है तो क्या क्या पार करना पड़ेगा? एक तो स्टिरप की थिकनेस क्या है? उसका डायमीटर, ठीक है। प्लस अब कहाँ तक पहुंचना है? एरिया ऑफ स्टील के मिड तक पहुंचना है, तो एरिया ऑफ स्टील का जो डायमीटर है वो डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या है आपका? डाया ऑफ स्टिरप, ठीक है। और ये क्या है आपका? डाया ऑफ एएसटी, ठीक है। समझ गए? मैंने मोटा मोटा लिख दिया है, बाकी यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा आपको जब कोड का लैंग्वेज लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नॉमिनल कवर इज द डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रीइंफोर्समेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग लिंक्स, ठीक है। लिंक्स शियर स्टिरप मैंने बताया था। तो अगर शियर स्टिरप सबसे बाहर वाला स्टील है तो ऑब्वियसली वहां तक का जो डिस्टेंस है उसी को लेंगे हम क्लियर कवर, ठीक है। ठीक है, बाकी इतना डाउट पूछा था मुझे, एक बार देख लेते हैं क्या डाउट है। सर क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, एंड कवर इज सेम। देखिए, एंड कवर और नॉमिनल कवर इज सेम। नॉमिनल कवर हो, एंड कवर हो या क्लियर कवर हो, ये दोनों सेम है, ठीक है। इफेक्टिव कवर इज डिफरेंट। इफेक्टिव कवर कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया था आपको। आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो उसमें भी समझा दूंगा आपको ठीक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इट शैल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ बार एनी केस, ठीक है। इसने बोला है कि आईएस कोड ने तो बहुत सारे वैल्यूज दिए हैं, ठीक है, पर अगर आपका जो डायमीटर ऑफ बार है वो आईएस कोड की वैल्यू से ज्यादा है, तो आपका डायमीटर ऑफ बार जितना नॉमिनल कवर देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब नॉमिनल कवर क्यों देते हैं? सबसे मोटी बात तो देखो ये है, स्टील स्टील है, ठीक है। अगर स्टील में कोरोजन हुआ तो क्या होगा? समझ लो ये आपका स्टील है, ठीक है। अगर इसमें कोरोजन हो गया ना, तो क्या होता है? एक ब्राउन लेयर बन जाती है स्टील के बाहर, ठीक है। ये ब्राउन लेयर बन जाती है तो क्या होता है? स्टील का जो वॉल्यूम है, ये स्टील रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, ये रीइंफोर्समेंट है हमारा। अगर स्टील के ऊपर पानी पड़ गया, बाहर का पानी, ठीक है, तो उस पर हो जाएगा कोरोजन, ठीक है। अगर कोरोजन हो गया तो कोरोजन का लेयर आ जाएगा उसके ऊपर, और कोरोजन का लेयर आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो क्या होगा? वो कंक्रीट के ऊपर दम लगाएगा कि यार वॉल्यूम, मेरे को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए कंक्रीट के अंदर। तो कंक्रीट में कैसा स्ट्रेस पैदा हो जाएगा बताओ? कंक्रीट फूल रहा है ना, तो कंक्रीट पे टेंशन आ जाएगी,
अगर कंक्रीट में टेंशन आ गई इस वॉल्यूम इंक्रीज की वजह से तो क्या होगा, क्रैक्स आएंगे, है ना। क्रैक्स होगा तो ऑब्वियसली बात है, अच्छी बात नहीं है क्रैक्स आना तो कंक्रीट में, है ना। तो इसलिए सबसे मेन बात तो यही है कि हमारा जो स्टील है उसको हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो मॉइस्चर है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बारिश होती है वो उससे जो मॉइस्चर आता है, जो पानी आता है, टू प्रोटेक्ट द स्टील reinforcement फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मॉइस्चर, ताकि कंक्रीट के अंदर जो स्टील है उसमें करोजन ना हो, इसलिए हम एक कवर मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना, ताकि स्टील को कंक्रीट कवर करके रखे और बाहर के मॉइस्चर से बचा कर रखे, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी यार राजीव कुमार आप काफी लंबा डाउट पूछ रहे हो, क्या पूछा है आपने। सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल ये तो लिखा था मैंने पिछले स्लाइड में, ठीक है ना। आप वीडियो में चेक कर लेना अगर आपको डाउट है, वरना वैसे आप सही बोल रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रोटेक्ट द रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट करोजन, मैंने बताया अभी। टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट फायर, ठीक है, कभी आग लग गई तो कंक्रीट के अंदर तक ना घुस जाए फायर, जो हीट है उसके वजह से कंक्रीट, अब देखो स्टील में हीट भी तो नहीं होना चाहिए ना, अगर स्टील पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हीट चला गया, हीट कैसे आएगा जब फायर होगी, तो अगर फायर का हीट कंक्रीट के अंदर स्टील तक चला गया तो स्टील मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ना। तो अगर स्टील मेल्ट हो गया तो फायदा क्या हुआ स्टील का फिर, है ना। टू प्रोवाइड कवर अगेंस्ट फायर, टू प्रोटेक्ट द रीइंफोर्समेंट अगेंस्ट करोजन, ठीक है। टू डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्टील बार, है ना। अब मैंने बताया था ना एलडी, एलडी बताया था मैंने, एलडी क्यों होता था, ताकि स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड डेवलप हो सके। अब अगर स्टील के इर्द गिर्द कंक्रीट हुआ ही नहीं तो काय का बॉन्ड डेवलप होगा, बॉन्ड डेवलप ही नहीं होगा। तो कंक्रीट के चारों तरफ, सॉरी स्टील के चारों तरफ कंक्रीट होना चाहिए ताकि बॉन्ड डेवलप हो ढंग से, है ना। तो उस बॉन्ड को डेवलप करने के लिए भी कंक्रीट का अमाउंट उतना है, वो भी हमारा क्लियर कवर इंश्योर करता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है। क्लियर कवर की वैल्यू कितनी होती है वो देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपका माइल्ड एक्सपोजर है, देखिए दिल्ली में आपका जनरली मॉडरेट एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 30 mm का क्लियर कवर तो दिल्ली में स्ट्रक्चर में मेंटेन होता ही है, ठीक है। डाया और सिरप क्यों नहीं होगा बताओ, क्या डाउट आ गया तुम लोगों को। क्लियर कवर प्लस डाया और सिरप तो होगा ही, क्यों नहीं होगा बताओ, क्या दिक्कत है। मोहम्मद अफ्ताब और आंचल ध्यानी ने बोला है ये कि डाया और सिरप नहीं होगा। सिरप देते तो है बीम में, कंफ्यूज मत हो यार तुम लोग। आगे जाके करेंगे ना हम लोग क्वेश्चन, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। होगा होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। चलिए अभी यार डाउट मत पूछिए थोड़ी देर तक, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, पीछे का टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो फिर आगे का टॉपिक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैं जब बता दिया है कि जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब कुछ सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर डाउट क्लियर करो, अगे अभी अगर डाउट करना चलोगे ना तो ऑल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा दिमाग से, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको खुद सोचना है ऑल क्लियर करना है क्रिस्टल क्लियर करना है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए, तो ये आपके एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से क्लियर कवर की वैल्यूज है, जितनी इतनी मिनिमम क्लियर कवर होनी चाहिए, ठीक है। अब माइल्ड कब होता है, मॉडरेट कब होता है, सीवियर कब होता है, वेरी सीवियर कब होता है, एक्सट्रीम कब होता है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अभी देखते हैं हम, ठीक है, कि कब हम एक्सपोजर को माइल्ड लेते हैं, कब कब मॉडरेट लेते हैं, कब सीवियर, कब वेरी सीवियर, कब एक्सट्रीम, ठीक है। उसके हिसाब से आपका नॉमिनल कवर चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है आपका माइल्ड, ठीक है। आप ये वाला जो टेबल है, ये आपके आईएस कोड से लिया हुआ है मैंने, ठीक है। ये इसको पढ़िए आप लोग, तब तक मैं देख लेता हूँ कौन से पेज में था ये, ठीक है। ये आपका एक्सपोजर कंडीशन आपका पेज नंबर 18 में है ये, ठीक है ना। ये पेज नंबर 18 में है, ठीक है। तो आपका माइल्ड जो होता है, जनरली जो आपका माइल्ड होता है ना, ये आपका क्या है, कॉन्क्रीट सर्फेसेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशंस, ठीक है। एक्सेप्ट इन कोस्टल एरियाज, मतलब जो आपके घर के अंदर कोई बीम है या स्लैब है, ठीक है,
तो उसके अंदर का जो एक्सपोजर कंडीशन होगा वो हम क्या लेंगे, माइल्ड लेंगे, ठीक है। और माइल्ड के लिए कितना होता है क्लियर कवर, 20 mm, ठीक है, वो होगा आपका माइल्ड। समझ गए, समझ गए, पहला वाला कंडीशन समझ गए। ये आपके मत समझ लो कि दिल्ली के किसी भी घर के अंदर जो स्लैब या बीम होगा उसका जो एक्सपोजर कंडीशन होगा वो हम लेंगे माइल्ड का, ठीक है। मॉडरेट क्या होगा, कॉन्क्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन, मतलब समझ लीजिए मुंबई है, मुंबई में कोई घर है, ठीक है, वहां पे बहुत बारिश होती है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो बहुत बारिश तो हो रही है, तो वहां पे अगर कोई घर है उसके अंदर का जो बीम या स्लैब होगा जो बाहर के बारिश से बचा हुआ है, जिसमें बाहर का बारिश डायरेक्टली नहीं गिरता है, तो उसको हम क्या लेंगे, मॉडरेट। उस कंडीशन को क्या लेंगे हम, मॉडरेट। और उसके लिए क्लियर कवर कितना होगा, मिनिमम 30 mm, ठीक है। concrete exposed to condensation and rain, concrete continuously अंडर वाटर, ठीक है, नॉट अंडर सी वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पानी है उसके अंडर है, ठीक है, समझ, ठीक है। कंक्रीट इन कॉन्टैक्ट और बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल, नॉन एग्रेसिव सॉइल मतलब आपका समझ लीजिए कि कोई बीम है या कोई प्लिंथ बीम है या कोई कॉलम है जो थोड़ा सा मिट्टी के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो आपका क्लियर कवर होगा, जो मिनिमम क्लियर कवर आईएस कोड बोलता है, वो बोल, और सॉइल के अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, ठीक है, कोई केमिकल नहीं है, नॉन एग्रेसिव सॉइल है, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या होगा, 30 mm का क्लियर कवर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका सीवियर है, सीवियर में क्या होगा आपका, अगर मुंबई में ही आपका कोई स्लैब है या बीम है जो बाहर बना हुआ है, बिल्डिंग के बाहर है, जिसमें सीवियर रेन होता है, ठीक है, तो उस पे हम क्या लेंगे, 45 mm लेंगे, ठीक है। और कॉन्क्रीट इज कंप्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, ठीक है, यहाँ पर क्या था, अंडर, कंटिन्यूसली अंडर वाटर, यहाँ पे नॉर्मल वाटर था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल वाटर की बात थी, यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, सी वाटर की बात हो रही है, ठीक है, सी वाटर की, ठीक है। तो आपका जैसे आपने मुंबई है, मुंबई में आपका किसी समुद्र के पास भी बिल्डिंग बनी है, तो उसमें जो बीम है, अगर कोई बीम कंटिन्यूसली अंडर सी वाटर है, ठीक है, जैसे कोई आपका कोई ऐसा बीम है जो आपका फाउंडेशन से नीचे बना हुआ है, ठीक है, तो कंटिन्यूसली अंडर सी वाटर है, तो उसमें क्लियर कवर कितना होगा, 45 mm, ठीक है। फिर आपका वेरी सीवियर है, फिर आपका एक्सट्रीम है, ठीक है। मोटा मोटा मैं समझा दिया आपको, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जनरली ये मेंशन्ड होता है कि कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है, ठीक है, तो आपको बेसिकली एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कितना मिनिमम क्लियर कवर रखना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो माइल्ड के लिए कितना है, 20 mm, मॉडरेट के लिए 30 mm, सीवियर के लिए 45, ठीक है, वेरी सीवियर के लिए 50 एंड एक्सट्रीम के लिए 75, ठीक है। चलिए हमारे पास 1 मिनट बाकी है, तो मैं इस सेशन को एंड करूंगा अभी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि नेक्स्ट दो कंडीशंस क्या थे, ठीक है। वेरी सीवियर क्या है, कोरोसिव फ्यूम्स और सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन, मतलब जैसे शिमला में कहीं है जहाँ पर फ्रीज हो रहा है, ठीक है, सर्दियों में वहां पे स्नो गिरती है, तो क्या पता फ्रीजिंग कंडीशन हो, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, वेरी सीवियर की, वहां पर हम कितना रखेंगे नॉमिनल कवर, 50 mm का, ठीक है। और एक्सट्रीम है, जैसे आप किसी लैब में काम कर रहे हो, ठीक है, किसी लैब में काम कर रहे हो जहां पर आप बिल्कुल केमिकल्स के साथ काम करते हो, और वो केमिकल्स कभी कभी आपके बीम पे गिर जाते हैं, ठीक है, तो केमिकल्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो वहां पे आपका एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। और वहां पे नॉमिनल कवर कितना होगा, 75 mm का, ठीक है। चलिए, हाँ, कंटिन्यू होगी क्लास वीरेंद्र, ठीक है। अभी मैं दूसरे सेशन का आपको देता हूँ, ठीक है, चलिए हम क्लास खत्म करते हैं अभी, और अगले सेशन का आपकी लिंक आपको भेजता हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, तो ये हमारा लास्ट स्लाइड था पिछले सेशन का, ठीक है, यही से मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को, ठीक है। ये कंडीशंस पढ़िए आप, किसी कंडीशन में अगर डाउट है तो पूछेगा, वैसे इस कंडीशन को आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक्सपोजर कंडीशन जो रहेगा ना आपका, माइल्ड है कि मॉडरेट है या एक्सट्रीम है या सीवियर या वेरी सीवियर है या एक्सट्रीम है, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका मिनिमम क्लियर कवर कितना होना चाहिए, ये है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए कितना था, 20 mm, ठीक है, इसके लिए कितना था, 30 mm, ठीक है, इसके लिए कितना था, 45 mm, ठीक है, इसके लिए था 50 mm, इसके लिए था 75 mm, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं काफी, ठीक है, चलिए। तो ये आपका पेज नंबर 18 में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, वैसे आपको बहुत डिटेल में इसको नहीं समझना है, अगर समझना हो समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझना चाहिए हमें सब कुछ, ठीक है। एक जगह कोई डाउट आता है तो ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको एनवायरमेंट का एक्सपोजर कंडीशन हमेशा गिवन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। चलिए, ठीक है, अब नॉमिनल कवर
में कुछ एडिशन है, ठीक है। अब नॉर्मल कवर ऊपर तो बात कर ली हमने, पर कुछ कुछ स्पेशल मेंबर्स है, जैसे आपके कॉलम हो गए, आपका फाउंडेशन हो गया, तो उसमें कुछ अलग से नॉर्मल कवर के मिनिमम लिमिट्स हैं। तो वो बताता है कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए, चाहे एक्सपोजर कंडीशन कोई भी हो, ठीक है। अब समझ लीजिए जैसे आपका माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, माइल्ड के लिए कितना चाहिए आपको नॉर्मल कवर, 20 mm पर अगर माइल्ड में आपका कॉलम बनता है, अगर माइल्ड कंडीशन में कोई कॉलम है, ठीक है, या फाउंडेशन है, तो वहां पर आपको 20 mm काम नहीं करेगा, ठीक है। फॉर लॉन्गिट्यूडल रीइंफोर्समेंट इन अ बार और लॉन्गिट्यूडल बार इन अ कॉलम द नॉर्मल कवर शैल नॉट बी लेस देन 40 mm, ठीक है, ठीक है ना। तो एक्सपोजर कंडीशन आपका ऐसा है कि वो नॉर्मल कवर 40 mm से कम यूज करने को बोल रहा है, और वो कॉलम है वहां पर, तो आप वो वैल्यू यूज नहीं करेंगे, आप 40 mm यूज करेंगे, ठीक है। तो एडिशनली कॉलम के लिए आपका 40 mm का क्लियर कवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। पर इन केस कॉलम में मिनिमम डायमेंशन 200 mm से कम है, या फिर उसका जो रीइंफोर्समेंट बार है वो 12 mm से कम या उसके इक्वल है, तो नॉर्मल कवर ऑफ 25 mm मे बी यूज, ठीक है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके कॉलम्स पढ़ेंगे हम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी तो थ्योरी है, ये ज्यादा आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशन हो गई, फुटिंग हो गई, सेम बात हो गई, ठीक है। तो फाउंडेशन में आपका 50 mm का क्लियर कवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। 50 mm का क्लियर कवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे एक्सपोजर कंडीशन कोई भी हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, सीवियर हो, वेरी सीवियर हो, एक्सट्रीम हो, कोई भी हो, आपका फुटिंग में 50 mm का क्लियर कवर तो होना ही चाहिए, और कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर तो होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब कर्टेलमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट, कर्टेलमेंट मैंने बताया था आपको कि जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट आपका कम हो जाता है, वहां पर हम उतना रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़ती हमें, है ना। तो कर्टेलमेंट हम तब कर सकते हैं, ठीक है। कर्टेलमेंट आपका कहाँ था, कर्टेलमेंट आपका पेज नंबर 44 में है, ठीक है। मैंने बताया था रीन पर जहां भी कर्टेल करोगे उससे आपको जहां भी कर्टेल करना है, आप तुरंत वहीं पे कर्टेल नहीं करोगे, ठीक है। आप उस बार को डी, इफेक्टिव डेप्थ डी, या 12 5, 12 डी, 12 5 5 मतलब डायमीटर ऑफ बार, इतना तो एक्सटेंड करोगे, विच एवर इज ग्रेटर। इन दोनों में से जो भी आपका ग्रेटर वैल्यू है, उतना तो आप एक्सटेंड करोगे बार को, जहां पर आपको कर्टेल करना है, उसके बाद आप कट ऑफ करोगे, ठीक है, ठीक है। अब ये वाले स्टेप्स जो है, ये बताता है कि कैसे आप कर्टेलमेंट डिसाइड करोगे, ठीक है, कैसे करोगे, ठीक है। चलिए अब एएसटी कैसे निकालते हैं को पता है, ये आपका डब्ल्यूएसएम वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एलएसएम वाला फॉर्मूला क्या है, एम अपॉन 0.87 एफ वाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ठीक है। ये होता है आपका एलएसएम का। तो इसके साथ जब एएसटी निकालोगे, तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, जितना आपका मोमेंट ज्यादा होगा उतना ही आपको एएसटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो अगर जहां पर मोमेंट कम हो जाएगा, तो वहां पे आपका एरिया ऑफ स्टील का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ स्टील कम हो जाएगा जहां पर आपका मोमेंट कम हो जाएगा, है ना। तो आपको बताइए सेमी सपोर्टेड बीम में जो आपके सपोर्ट के पास होता है, वहां मोमेंट कम हो जाता है, जैसे जैसे हम मिड स्पैन से सपोर्ट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे मोमेंट कम होने लग जाता है। तो जहां पर आपको एरिया ऑफ स्टील कम चाहिए होगा, वहां पर आप स्टील को काट सकते हो, है ना, अपना बार का कॉस्ट बचा सकते हो। तो जहां पर आपको स्टील काटना है मोमेंट के कम होने की वजह से, वहां पर आप तुरंत नहीं काट दोगे, आप उस सेक्शन से डी या 12 5 एक्सटेंड करोगे, ठीक है। डी या 12 5 एक्सटेंड करोगे, उसके बाद उसको काटोगे, ठीक है ना। मोटा मोटा क्या है, ठीक है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। या समझ लीजिए कि आपका ये आपका सेमी सपोर्टेड बार है, ठीक है। और इसका जो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ऐसा है, ठीक है, ऐसा मैक्सिमम मिड में होता है। तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम मोमेंट के लिए एएसटी डिजाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका एम मैक्स है, मैक्सिमम मोमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका इस मोमेंट की वजह से समझ लीजिए आपको 6 बार्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, 6 बार जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पर समझ लीजिए आपका मोमेंट कम हो गया, एम डैश इज लेस देन एम, एम मैक्स लेस देन एम मैक्स। तो एम डैश को जब आपने इस वाले इक्वेशन में डाला, तो यहाँ पर जो आपका एएसटी की वैल्यू आई, एएसटी रिक्वायर्ड की जो वैल्यू आई, इसके आपको सिर्फ 4 बार चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे काम करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील कम कर देते हैं, ताकि हमारे स्टील का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। तो अब कैसे कम करेंगे, ठीक है। अब आपका एरिया ऑफ स्टील यहाँ तक समझ लीजिए आपके
यहाँ तक आपके 6 बार्स आ गए, ठीक है, 6 बार्स आ गए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एरिया ऑफ स्टील हमें कम चाहिए, यहाँ पर कम चाहिए हमें, तो यहीं पर काट देते हैं, यहाँ पर नहीं काटोगे। अब इसको एक्सटेंड करोगे, कितना एक्सटेंड करोगे, कितना एक्सटेंड करोगे, कितना एक्सटेंड करोगे, डी या 12 फाइव विच एवर इज ग्रेटर, इतना एक्सटेंड करोगे, उसके बाद आप इसको कट करोगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आप कर्टेल करोगे उसको, ठीक है। तो बस ये एक पॉइंट था इस वाले सेक्शन का कि कर्टेलमेंट करनी कहाँ पर और कैसे करनी है, ठीक है। मोमेंट निकालोगे, मोमेंट के हिसाब से जो एरिया ऑफ स्टील आपका आएगा, वो अगर एरिया ऑफ स्टील जो आपने मैक्सिमम मोमेंट के लिए दिया है उससे कम है, तो वहां पर आप एरिया ऑफ स्टील काट सकते हो, आप कुछ बार्स को कर्टेल कर सकते हो। कर्टेल मतलब कटिंग करना, ठीक है। कहाँ पर कटिंग करोगे, जहां पर आप कट कर सकते हो मोमेंट के हिसाब से, वहां से आप डी या 12 फाइव एक्सटेंड करोगे उसको, उसके बाद यहाँ पर कट करोगे, ठीक है, समझ गए। बाकी तो मैम ने समझाया था कर्टेलमेंट, ठीक है, सबको पता ही होगा अभी तो, ठीक है। चलिए, तो इन अ बीम द बेंडिंग मोमेंट वेरीज अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम एंड हेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील आल्सो, है ना। मैंने बता ही दिया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका वेरी करता है, जैसे हम मिड से सपोर्ट की तरफ जाएंगे बेंडिंग मोमेंट कम होगा, और अगर बेंडिंग मोमेंट कम हो रहा है तो एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कर्टेलमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर कर्टेलमेंट, ये आपका मैक्सिमम मोमेंट है ना, ये आपका मैक्सिमम मोमेंट का लोकेशन है, और यहाँ पे मोमेंट कम हो गया आपका, तो यहाँ पर आप कटेल कर सकते हैं, पर कहाँ कटेल करेंगे, यहाँ से डी या 12 फाइव आगे जाकर, ठीक है, डी या 12 फाइव आगे जाकर वहां पे जाके आप कटेल करोगे उसको, ठीक है। चलिए, अंडरस्टूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड एट द सेक्शन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, मिड पे होता है, बट सम ऑफ दिस बार मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट द सेक्शन हैविंग लेस बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम मिड से सपोर्ट की तरफ जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट आपका कम हो जाएगा, तो अगर बेंडिंग मोमेंट कम हो गया तो एरिया ऑफ स्टील की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आपको कर्टेलमेंट अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। तो सम ऑफ दिस बार्स कैन बी कर्टेल्ड एट दिस सेक्शन, किस सेक्शन, इस सेक्शन पे नहीं, इस सेक्शन से डी या 12 फाइव आगे जाकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट आफ्टर विच बार इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रेसिस्ट फ्लेक्चर, मतलब आपका मैक्सिमम मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए आपको 6 बार चाहिए थे, है ना, पर यहाँ पर आपको सिर्फ 4 बार चाहिए, तो वो जो 2 बार एडिशनल है वो आपको नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए। तो जहां पर ये 2 बार आप कट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल कर्टेलमेंट पॉइंट, ठीक है, थ्योरेटिकल। तो थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे कट कर सकते हैं, बट एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट कहाँ पर होगा हमारा, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट हमारा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट से डी या 12 फाइव आगे जाकर होगा, ठीक है, समझ गए। द नंबर ऑफ बार विच कैन बी curtailed और bent up from the span of the beam is given by, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका एक थंब रूल है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। x इज इक्वल टू, एक्स मतलब क्या, जहां पर आप कट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, मिड स्पैन से जहां पर आप कट ऑफ कर सकते हो थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट, वो आपको x बताएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट एन एस अपॉन एन सी। एन एस क्या है, एन सी क्या है, समझते हैं अभी, ठीक है। देखिए एन एस है आपका, ठीक है, एन एस है आपका नंबर ऑफ बार विच कैन बी कर्टेल्ड एट सेक्शन एक्स एक्स, ठीक है, और एन सी है आपका नंबर ऑफ बार्स एट द सेंटर, ठीक है। समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर आपने 6 बार प्रोवाइड की है, किसके लिए प्रोवाइड की है, एम मैक्स के लिए, एम मैक्स के लिए प्रोवाइड की है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एन एस होगा, ठीक है ना, ये एन एस होगा, ठीक है। तो 6 बार क्या हो जाएंगे हमारे, एन सी, ठीक है, एन सी, और एन एस क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा हमारा, समझ लीजिए कि आपको 2 बार, 6 बार है, समझ लीजिए आपको 2 बार आपको कर्टेल करने हैं, आपको आपको चाहिए कि यार 2 बार कहाँ कर्टेल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एनएस को दो, एनएस को रख देंगे 2, ठीक है, विच कैन बी कर्टेल्ड, ठीक है। तो हाफ इंटू अंडर रूट एन एस बाई एन सी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इस फॉर्मूले को देखना, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछना, ठीक है। एनएक्स ले लीजिए, एनएस ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ में आता है, डिटेल में चाहिए फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए क्या कीजिए, 6 बार तो प्रोवाइड करना है आपको एम मैक्स के लिए, ठीक है। आपको अगर 2 बार कर्टेल करना है तो क्या करिए, 4 बार के हिसाब से जो आपका मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है वो तो आता ही है, वो करना ना, 0.87 एफ वाई ए एस टी, है ना, इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू,
है ना। एक्स यू बदल जाएगा ना आपका, क्योंकि 4 बार है अब तो, और ये 4 बार का ए एस टी है, तो इसके हिसाब से जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो निकाल लीजिए। तो एम एक्स जब एम आर के इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर आप 4 बार दे सकते हैं, है ना। तो अगर 4 बार दे सकते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 बार आप कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, आपको वो पॉइंट निकालना जहां पर आप फास्ट को कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, या तो ये डिटेल तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है, अगर आपको ये वाला तरीका समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे इतना आपको नहीं घुसना है इस वाले टॉपिक में। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो इतना वरी मत कीजिए। क्वेश्चन में हम जब कर्टेल करेंगे तो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। ये बस एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, बाकी ये डिटेल्ड फॉर्मूला है, ठीक है ना। इससे भी हम निकाल सकते हैं उसको, कर्टेलमेंट के लोकेशन को, और कहाँ पर कर सकते हैं कर्टेलमेंट, ठीक है। चलिए क्लियर करता हूँ मैं ड्राइंग, ठीक है। चलिए, अब ये कुछ SP30 पर आपका एक हैंडबुक है, वरी मत कीजिए। उससे जो काम की चीज है वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, वही आपको ध्यान रखना है। बाकी SP34 आपको यूज नहीं करना है, तो इतना वरी मत कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में कोई यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। मैं बस जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर मैंने इंकलकेट कर दिया मैथ की बुक से, ठीक है। चलिए, आपको सिंप्लीफाइड रूल्स है, ठीक है। ये बताता है, जैसे आपको कैंटिलीवर है, ठीक है, तो कैंटिलीवर में सपोर्ट से कहाँ पे आप कर्टेलमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोला है इसमें, ठीक है। तो कहाँ शुरू कर सकते हैं आप, 0.5L पे शुरू कर सकते हैं, उससे पहले शुरू नहीं कर सकते। यहाँ पर आप कर्टेलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको पहले 0.5L या LD विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है, या तो LD क्या डेवलपमेंट लेंथ, या 0.5L, L क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ आपका, कहाँ कहाँ से कहाँ तक, आपके कैंटिलीवर के एंड से कैंटिलीवर के सपोर्ट के मिड तक, ठीक है, वो है हमारा एल। या तो 0.5L या LD, कहाँ से, फेस ऑफ सपोर्ट से, फेस ऑफ सपोर्ट से 0.5L या LD विच एवर इज ग्रेटर। उतना फेस ऑफ सपोर्ट से दूर जाने के बाद, उसके बाद ही आप कर्टेलमेंट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आप कर्टेलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, इससे पहले आप कर्टेलमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कर्टेलमेंट करने के बाद भी आपका जो एरिया ऑफ स्टील है, समझ लीजिए कि यहाँ मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर होता है, कैंटिलीवर का सपोर्ट पे होता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आपका AST रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो कर्टेल करने के बाद भी 0.25 AST तो बचना ही चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2 बार, ठीक है। तो या तो 0.25 AST या फिर 2 बार, इतना तो आपको कर्टेलमेंट पॉइंट से आगे कंटिन्यू करना ही है, ठीक है। कर्टेल करने के बाद भी इतना तो बचना चाहिए एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक है कि आपका सपोर्ट के फेस ऑफ सपोर्ट से कितना दूर जाकर आप कर्टेल कर सकते हैं, कितना दूर, 0.5L या LD ग्रेटर ऑफ दिस टू वैल्यूज। और कर्टेल करने के बाद भी 0.25 AST, मतलब 25% ऑफ एरिया ऑफ स्टील जो आपने एनालिसिस से निकाला था, उसका 25% तो बचना ही चाहिए, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है। ये आपके थ्योरेटिकल है ये, ठीक है, ज्यादा यूज आता नहीं है क्वेश्चन में, अगर यूज आया तो समझा दूंगा उसमें मैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब देखते क्या लिखा हुआ है। एज पर द फिगर 50% ऑफ द मेन बार in a cantilever beam can be curtailed at a distance of L/2 or more from the support, ठीक है। ये बोल रहा है 0.25 AST, 0.25 AST, देखिए जो कैंटिलीवर होता है ना वो ऐसे बेंड करता है, ठीक है। आपका ऊपर होता है टेंशन और नीचे होता है कंप्रेशन। तो आपका टेंशन स्टील ऊपर होता है और टेंशन स्टील ही मेन है, तो इसको हम लोग समझ लीजिए कि टेंशन स्टील की बात कर रहा है। तो टेंशन स्टील का जो कर्टेलमेंट है वो आपका 0.5L या LD जो भी ग्रेटर है, ठीक है, उतना डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, उसके बाद ही आप कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। वो भी 50%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैंने 0.25 बोला था, वो मैंने नीचे वाले रीइंफोर्समेंट के लिए कहा था। नीचे वाला रीइंफोर्समेंट क्या है, कंप्रेशन नीचे हो रहा है ना, यहाँ पे कैंटिलीवर में कंप्रेशन नीचे होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट तो आप 0.25%, 25% ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट तो बचना चाहिए कर्टेलमेंट के बाद, ठीक है। पर जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है, जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है टेंशन रीइंफोर्समेंट, वो आप 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कर्टेलमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, ठीक है। 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट आप नहीं कर सकते हो स्टील का, ठीक है ना। किस स्टील का, टेंशन स्टील का। कंप्रेशन स्टील तो आप 75% तक कर्टेल कर सकते हो, ठीक है। आपको कंप्रेशन स्टील तो बस 25% ही बचा के रखना है कर्टेलमेंट के बाद। पर जो टेंशन स्टील है
वो आप 50% से ज्यादा कर्टेल नहीं कर सकते हो। और कहाँ से कर्टेलमेंट शुरू कर सकते हो आप? 0.5 L या LD, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब यही चीज सिंपली सपोर्टेड के लिए भी है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड पे आपका फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 L, कितना वहां 0.5 L था, यहाँ पर 0.08 L था, 0.08 L तक ही। ठीक है, क्या बोलता है ये? इन केस ऑफ, एक सेकंड, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम 50% of the main bar can be curtailed at a distance of 0.08 L from the face of support। ठीक है, कहां पर कर्टेल कर सकते हो आप? 0.08 L, उससे पहले कर्टेलमेंट आप शुरू नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कर्टेलमेंट करने का सोच लोगे, पर ये बोलता है नहीं, वैसा नहीं कर सकते आप। आपको बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कर्टेलमेंट करो, ठीक है, पर बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कर्टेलमेंट जब कर रहे हो तो आपका जो कर्टेलमेंट का लोकेशन है, जहां पर आप कर्टेलमेंट कर रहे हो, उस कर्टेलमेंट का लोकेशन आपका सपोर्ट से 0.08 L या उससे कम, इतना डिस्टेंस ही हो उसका। ठीक है, इससे ज्यादा डिस्टेंस ना हो। ठीक है, आपका जो लोकेशन है कर्टेलमेंट का, वो सपोर्ट से 0.08 L से ज्यादा दूर ना हो। ठीक है ना, आपके फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 L से ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, ये सब आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वैसे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे समझ में नहीं आ रहे हैं तो डायग्राम्स को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम क्लॉज है, 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट आप नहीं कर सकते हो। कर्टेलमेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कौन सा? टेंशन स्टील। ठीक है, टेंशन स्टील को आप 50% से ज्यादा कर्टेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहले तो आप बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से कर्टेल करते हो, वो ठीक है, पर बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से आप कर्टेल कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका कर्टेलमेंट का पॉइंट है जहाँ पे कर्टेल कर रहे हो, वो फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 L से ज्यादा दूर ना हो। यहाँ पर भी L वही है आपका, सपोर्ट के मिड तक जो लेंथ है आपका। ठीक है, ये है आपका L। ठीक है ना? ठीक है, तो ये दो दो चीजें थी जो SP34 से मैं लाया था। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम डिजाइनिंग पढ़ेंगे। अब बताओ, ज्यादा तो नहीं थक गए बच्चे? एंड करूंगे क्लास यहाँ पे कि ये पढ़ोगे? अब हम मेन चैप्टर के बिल्कुल मेन क्लाइमैक्स में आ गए हैं, चैप्टर के एंड गेम में आ गए हैं हम लोग। थक गए हो? अच्छा, एंड करेंगे इसको? चलो ठीक है, फिर इस चैप्टर का एंड गेम हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में इस चैप्टर का एंड गेम करेंगे हम। ठीक है, चलिए, ओके, फिर क्लास को एंड करता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ठीक है, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। असाइनमेंट 4 जो डाला था मैंने कल, वो करना स्टार्ट करना आप लोग। ठीक है, उसमें कोई डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, चलिए फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में एंड गेम होगा, एंड गेम के बाद न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, चलो ओके, फिर बाय। थैंक यू, थैंक यू, चलो ओके, बाय बाय।